हम उस वक्त तकरीबन शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान की सरहद पर मौजूद थे। वादी शवाल का इलाका शुमाली वजीरिस्तान में आता है। अगर डेरा इस्माइल खान से वजीरिस्तान की हुदूद में दाखिल हों तो कोड़ कला के बाद जो पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है वो अफगानिस्तान की हुदूद में दाखिल हो जाता है। रास्ते में जहाँ कहीं आबादियां हैं या तो वो पहाड़ी ढलानों पर बनी हुई हैं या पहाड़ियों में घिरी हुई वादियां हैं। शवाल वादी भी शुमालन जुनूबन फैली हुई काफी वसी वादी है जिसमें छोटी बड़ी काफी आबादियां मौजूद हैं। इसी में एक बड़ी आबादी अलाम खेल की आबादी थी जिसका मुशीर या सरदार कबील खान था, लेकिन वो वहाँ कम ही मिलता था। वजीरिस्तान के हर सरदार के पास अपनी जाती फौज होती है जिसे लश्कर कहते हैं। जिसके पास जितना बड़ा लश्कर होता है वो उतना बड़ा सरदार होता है। और दुश्मन मुमालिक की जो एजेंसियां उस इलाके में मसरूफ हैं वो भी उमूमी तौर पर बड़े सरदारों ही को अपना आलाएकार बनाने में दिलचस्पी लेते हैं। कबील खान पर बैक वक्त इंडियन, इसराइली और अमरीकी एजेंसियां खासी मेहरबान थीं। उसकी कार्रवाइयों का दायरा कार शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के अलावा पाकिस्तान के पुरअमन शहरों तक फैला हुआ था। और ये तो उसूल है कि जितना बड़ा मुजरिम हो वो उतना ज्यादा ही अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करता है। शुरू में वो पाक फौज के खिलाफ दरपर्दा काम करता था, लेकिन चंद माह से वो खुल्लम खुल्ला सामने आ गया था। उसका ताल्लुक वजीर कौम से था, इसलिए वजीर कौम के काफी सरदारों ने उसके साथ इल्हाक किया हुआ था। मगर उसके लश्कर का हिस्सा सिर्फ वजीर कौम के जवान नहीं थे। गुर्बत, जहालत और माशरे में फैली नाइंसाफी के डसे हुए कई जवान और उधेड़ उम्र के अफराद जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते थे उसके लश्कर का हिस्सा थे। यूं भी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाली बड़ी कौमें जिनमें वजीर, महसूद और दावड़ शामिल हैं, सारे दहशतगर्द नहीं हैं। इन अक़वाम के बहुत से लोग तो पाक फौज, FC और रेंजर में शामिल होकर मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा भी अक्सरियत ऐसों की है जो अमन पसंद और मुहिब्बे वतन हैं और पाक फौज के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई को गलत समझते हैं। इसलिए ये सोच के वजीरिस्तान के तमाम लोग ही पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ हैं, निहायत गलत और अदलो इंसाफ के मनाफी है। देखा जाए तो दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। आज दज्जाली मीडिया ने दहशतगर्दी को फकत इस्लाम के साथ नत्थी किया हुआ है। हालांकि ये बात शवाहिद और दलाइल के बिल्कुल खिलाफ है। अलबत्ता ऐसे शवाहिद को ना तो मीडिया पर पेश किया जाता है और ना ऐसे दलाइल को कोई लिबरल और मगरबी सोच रखने वाला पसंद करता है। मैं बजाते खुद दहशतगर्दों से कई बार रूबरू मुकाबला कर चुका हूँ, उनसे मिल चुका हूँ और उनके ख्यालात बड़ी बारीक बीनी से जान चुका हूँ। उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इस्लाम की मोहब्बत में ऐसा कर रहा हो। बैरून मुल्क बैठे हुए थिंक टैंक अपने ज़रख़रीद लोगों को इस्तेमाल ही इस अंदाज में कर रहे हैं कि खा वो किसी भी मजहब, मसलक से ताल्लुक रखते हों, खुद को मुसलमान ही जाहिर करेंगे। आजकल जिहाद और मुजाहिद का तो तसव्वुर ही खत्म कर दिया गया है। हालांकि आज भी मुजाहिदीन का एक बड़ा ग्रोह ऐसा मौजूद है जो इंडिया और अफगानिस्तान में कुफ्र से बरसरे पैकार है। लेकिन दुश्मन ज़रख़रीद लोगों के हाथों मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयां करवा कर मुजाहिदीन बनकर उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे, जिसे हमारा दज्जाली मीडिया चीख चीख कर कच्चे ज़हनों और कम इल्म लोगों के दिमाग में ठूसता रहता है। वरना मसाजिद में धमाके कराना, इमाम बारगाहों को निशाना बनाना, दरबारों में धमाके करना ये किसी भी मसलक या फिरके की रूह से जायज नहीं। और हैरानी होती है कि ऐसा करने वाले खुद को मुसलमान कहकर इकरार करते हैं और हम मान लेते हैं। अगर मुसलमानों ने ही ये सब करना होता तो क्या सिनेमा घर, क्लब, कंजर खाने और इस तरह की दूसरी जगहें कम थी बम फेंकने के लिए? गो इस्लाम ऐसी जगहों पर भी धमाके करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम फैसले का इख्तियार सिर्फ हुकूमत वक्त को देता है। एक इस्लामी मुमलिकत का सरबराह ही बेराह रवी और फहाशी के अड्डों को कानून की रूह से बंद करने का हुक्म दे सकता है। इनफरादी तौर पर अफराद के पास सिर्फ तबलीग का हक है कि एक आदमी दूसरे को वाज और नसीहत के जरिए गलत काम से मना करे। ताकत का इतलाक सिर्फ खूनी रिश्तों तक ही महदूद होता है, वो भी उस वक्त तक जब तक कि वो बचपन या लड़कपन की उम्र में हो। उसके बाद जबरदस्ती का इख्तियार तो वहाँ भी छिन जाता है। यानी एक मुसलमान बाप इस बात का हक नहीं रखता कि बेटे के इस्लाम कबूल करने पर उसे कत्ल कर दे, वो बस उससे कता ताल्लुक का हक रखता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे सादे अवाम इस्लाम ही का शऊर नहीं रखते। बैरूनी ताकतों के हथकंडे क्या समझेंगे? यहाँ तक तो एक शख्स जिसकी शक्ल ही मुसलमानों की तरह नहीं होती, जो नमाज पढ़ना ही नहीं जानता, दूसरे कलमे को पढ़ते हुए 10 गलतियां करता है, वो पीर बनकर लोगों को बच्चे भी अता करता है, उनकी बिगड़ी भी बनाता है और उन्हें जन्नत के टिकट भी फराहम करता है। उसके नाम पर कट मरने वाले सैकड़ों हजारों मैदान में खड़े हो जाते हैं। हम जैसे जाहिल हैं कि एक आदमी का कोई अमल इस्लाम के मुताबिक नहीं, फिर भी हमारा रहबर और कायद है। खैर, कहाँ तक रोया पीटा जाए, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है और उसी के हाथ में है। हम सुबह सवेरे ही डी ब्लॉक से रुखसत हो गए थे। बैरेट M107 हमने वहीं पर छोड़ दी थी। सरदार को क्लैशनकोफ के लिए जरूरत के मुताबिक गोलियां वहीं से मिल गई थी। पिस्तौल की गोलियां पहले ही से हमारे पास जरूरत के मुताबिक मौजूद थी। डी ब्लॉक के जुनूब की समत से एक नाला गुजर रहा था जिसके बहाव का रुख मशरिक से मगरिब की जानिब था। सफर के लिए हमने उसी नाले का रास्ता इख्तियार किया। हमें कहीं पहुंचने की जल्दी तो थी नहीं, इसलिए हम दरमियानी रफ्तार से चलते रहे। डी ब्लॉक से नाले की तह तक चढ़ाई काफी दुश्वार गुजार थी। उसके
بعد مغرب کی سمت میں غیر محسوس ڈھلان تھی۔ نالے کی تہہ میں ہلکی مقدار میں پانی بہ رہا تھا، نہایت صاف اور شفاف اور ٹھنڈا میٹھا پانی تھا۔ ہم نے اپنے پاس موجود پانی کی بوتلوں میں تازہ پانی بھر لیا، کیونکہ کچھ معلوم نہیں تھا کہ کس جگہ پر جا کر پانی ہمارا ساتھ چھوڑ دے۔ کلومیٹر 1.5 چلنے کے بعد ایک راستہ دائیں جانب نکلتا ہوا نظر آیا۔ دائیں جانب ہی ایک چھوٹی پہاڑی موجود تھی جس پر 2-3 گھر بنے نظر آئے۔ یہ راستہ بھی دائیں جانب موجود پہاڑی کے دائیں ہاتھ آگے بڑھ کر دوبارہ اسی نالے سے آن ملتا تھا جس میں ہم سفر کر رہے تھے۔ ہم آبادی کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ راجہ صاحب، رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ بھی نظر میں رکھنی ہے کہ آگے کسی آبادی میں رہائشی ہوٹل موجود نہیں؟ میں نے تنزیہ انداز میں پوچھا۔ خان صاحب، سورج طلوع ہوئے گھنٹہ نہیں گزرا کہ تمہیں رات گزارنے کی فکر پڑ گئی۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنی لانس نائکی کا روب جھاڑا۔ لازمی بات ہے، سینئر ہونے کے ناطے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ انتظام اور انصرام کا خیال رکھوں۔ میں نے کہا، اتنا خیال اگر تم نے لیزونا کا رکھا ہوتا تو آج 2 بیویوں کے خاوند ہوتے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو تمہیں اپنا رازدار بنا لیا۔ میں نے کہا، ویسے خان صاحب، ایک بات میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، اس بار چھٹی جاتے ہوئے مجھ سے ATM کارڈ لیتے جانا۔ میں تمہیں $5000 دے سکتا ہوں، اور $5000 کا مطلب ہے 5 لاکھ روپے، بلکہ آج کے حساب سے تو زیادہ ہی بنتے ہیں۔ جاتے ہی جاپان جانے کے لیے ویزے کی درخواست دینا۔ سیاحتی ویزا یقیناً چند دنوں میں مل جائے گا۔ پاسپورٹ تمہارا یوں بھی بنا ہوا ہے، بات کے پچھتاووں سے بہتر ہے ابھی کچھ کر لو۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پتا لیزونا مجھے بھول چکی ہو، اتنی خوبصورت لڑکی کو کئی محبوب مل جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوا بولا، شاید چند دنوں تک میں باپ بھی بن جاؤں۔ میں نے کہا، باپ بننے کی پیشگی مبارک ہو۔ باقی رہی بات لیزونا کی، اگر اسے تم سے محبت تھی تو پھر تمہارے علاوہ اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابھی اتنا وقت نہیں گزرا کہ وہ تم سے مایوس ہو چکی ہے۔ محبت کرنے والے اتنی جلدی ہمت نہیں ہارتے۔ وہ اپنا فون نمبر اور پتہ تمہارے حوالے کر چکی ہے۔ یقیناً 1.5 سال تک تمہاری فون کال یا خط کا انتظار کرے گی، اور بالفرض وہ کسی اور کو اپنا بھی چکی ہے، تب بھی تمہارا کیا بگڑے گا؟ کم از کم تمہارے پچھتاووں کا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ باقی پیسے تو یوں بھی میرے خرچ ہو ہی رہے ہیں۔ اس نے فوراً میرے آخری فکرے پر اعتراض کیا، ابھی سے پیسوں کے تانے دینا شروع کر دیے۔ میں نے کہا، تانے نہیں دے رہا، ترغیب دے رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کل کلاں کو تم مزید پچھتاؤ، کیونکہ اب تو رقم کی غیر موجودگی کا بہانہ بھی نہیں رہا۔ وہ بولا، تم نے مجھے کشمیری چرواہن کی مکمل بات نہیں سنائی۔ میں نے کہا، دکھوں کو کریدنے سے کر بھی حاصل ہوتے ہیں دوست۔ وہ بولا، جان چھڑانے کی کوشش نہ کرو راجہ صاحب۔ میں نے یہ سوال اس وقت کیا تھا جب موت ہم سے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھی، اور اس وقت اگر تم جواب نہیں دے پائے تو اب تو جواب دینا بنتا ہے۔ اس کے اصرار کو دیکھتے ہوئے میں نے رومانا کی کہانی اس کے سامنے دہرا دی۔ وہ بولا، اس میں رومانا نے کس جگہ پر تمہیں دھوکہ دیا ہے، ذرا یہ بات وضاحت کرو۔ میری بات مکمل ہوتے ہی اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، کسی کی بیوی ہو کر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ کیا یہ اس شریف آدمی کے ساتھ سراسر دھوکہ نہیں جو اس کا شوہر ہے؟ وہ بولا، بات تمہاری ہو رہی ہے حضرت، کسی شریف آدمی کو نہ گھسیٹو درمیان میں۔ میں نے کہا، یار، میرے اس کی جانب مائل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میری نظر میں وہ کنواری تھی۔ اگر وہ کسی اور کے ساتھ بندھی ہوئی تھی تو اس کو محبت کا کھیل کھیلنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیوں اس نے میرا جذباتی استحصال کیا؟ ایک شادی شدہ لڑکی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے محبت جتائے۔ وہ بولا، تو کیا ایک شادی شدہ مرد کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی دوسری لڑکی سے محبت جتائے، خاص کر اس موقع پر جب وہ باپ بننے والا ہو؟ وہ فوراً بات کو اپنی ذات کی جانب موڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، اگر اس نے دوسری لڑکی کو اپنی پہلی شادی کی اطلاع دے دی ہو تو وہ اسے بغیر کسی جھجک کے اپنا سکتا ہے۔ مرد کو دوسری شادی کی اجازت شریعت دیتی ہے، پھر اس میں شبے کی گنجائش کہاں رہی؟ سردار نے اندیشہ ظاہر کیا، ہو سکتا ہے چنارے بیگم اسے قبول نہ کریں۔ اب تو یوں بھی ہمارے پیار کی نشانی بیٹے یا بیٹی کی صورت میں اس دنیا میں آنے والی ہے۔ میں نے کہا، اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ تم لیزونا کو بہت زیادہ چاہتے ہو، اتنا کہ موت کو قریب پا کر بھی تمہیں لیزونا کو نہ پانے کا دکھ نہ بھول سکا، اور دوسری شادی میں رکاوٹ پہلی بیوی کی وجہ سے پڑتی ہے، اولاد کی وجہ سے نہیں۔ اس نے شرارتی انداز میں مشورہ دیتے ہوئے کہا، اچھا تو تم کب چوتھا دھوکہ کھانے والے ہو؟ وہ بولا، بہتر تو یہی ہوگا کہ کیپٹن جینیفر کے پاس امریکہ چلے جاؤ اور اجرتی قاتل کے طور پر امریکہ میں اپنی دھاک بٹھا دو۔ یوں بھی انہوں نے تم سے امریکی ہی مروانے ہوں گے تو مارتے جاؤ۔ میرا تو خیال ہے امریکیوں کو مارنے پر تمہیں اجر ہی ملے گا۔ میں نے کہا، یہ فتوے اپنے پاس رکھو حضرت، کسی بھی بے گناہ انسان کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ مسکرایا، یوں ہی گپ رہا تھا، یار تم تو محسوس ہی کر گئے۔ میں نے کہا، اچھا، اس فضول گفتگو کو چھوڑو اور آگے کا لائحہ عمل طے کرو۔ اس نے منہ بنا کر کہا، قبیل خان کو ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اور لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، قبیل خان تو گویا تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ وہ بولا، میرا تو خیال یہی ہے کہ سیدھا علام خیل کا رخ کرتے ہیں، وہاں اگر وہ نہ بھی ہوا تو اس کے کسی کمانڈر کے سامنے جا کر قبیل خان کے لشکر میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کریں گے، اس طرح اس کے قریب جانے کا موقع مل جائے گا۔
میں نے کہا मोहतरम जनाब सरदार साहब, क्या वो हमारी शनाख्त नहीं पूछेंगे? वो बेपरवाही से बोला तो पूछ लें, हमारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, दिखा देंगे। मैंने कहा और जब वो अपने किसी आदमी को हमारे घर का पता बताकर हमारे बारे में मालूमात लेने की कोशिश करेंगे तो ये जानकर उन्हें अजहद खुशी होगी कि सरदार साहब का ताल्लुक पाक आर्मी से है, और इसी खुशी में वो खान साहब को इज्जत व एहतराम के साथ लकड़ी के ताबूत में लिटाकर मर्दान भेज देंगे, जिस पर खूबसूरत लिखाई में दर्ज होगा, ऐन आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले। वो फौरन अपनी गलती तस्लीम करता हुआ बोला, ओह उस तरफ तो मेरा दिमाग नहीं गया था, क्योंकि वो तो मिस ली जोना अपने साथ जापान ले गई होगी। सरदार की जहनी रूह फिर से ली जोना की जानिब मुड़ गई। उसने कहा, वैसे ली जोना का इस्लामी नाम क्या रखना चाहिए? मैंने कहा, हजारों नाम हैं, कोई भी अच्छा सा नाम रख लेना, मसलन अल्लाह वसाई, जन्नत बीबी, फतेह बीबी, बेगमा, बख्त सवाई, कर्मा फली वगैरह वगैरह। मुझे कड़े तेवरों से देखते हुए उसने दांत पीसे, ली जोना ही ठीक है। मैंने कहा, तो तुम्हारी पहली बीवी का नाम कौन सा इतना आला है? भला चनारे भी कोई नाम होता है? और अब बेटा हो तो उसका नाम कीकर खान रख लेना, और बेटी हुई तो टाली बेगम। वो जल्दी से बोला, हम कबील खान को ढूंढने का लाया अमल तय कर रहे थे। मैंने कह लगाते हुए तायदी अंदाज में सर हिलाया, बिल्कुल। वो बोला, अगर सबील खान मेरा मतलब है अल्फा 2 से राब्ता कर लें। मैंने कहा, नहीं, मेजर साहब ने तो बताया था कि वो सिर्फ राब्ते का जरिया है, उसके अलावा उससे कोई उम्मीद रखना नहीं चाहिए। सरदार ने हार मानते हुए कहा, तो फिर तुम ही कुछ फूटो। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि अलाम खेल जाते हैं, वहाँ किसी गैर मुताल्लिक शख्स से कबील खान के मुताल्लिक मालूमात लेने की कोशिश करेंगे, और उसके सामने हम खुद को कबील खान के लश्कर में शामिल होने का ख्वाहिशमंद बताएंगे, लेकिन कबील खान के किसी कमांडर या खुद उससे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कबील खान के किसी आदमी से टाकरा हुआ तो खुद को मुजाहिदीन का आदमी बता देंगे और कह देंगे कि पहली बार अफगान बॉर्डर उबूर करने जा रहे हैं। वो बोला, लगता है मेरी सोहबत का तुम पर असर पड़ता जा रहा है, तुम भी कुछ बेहतर सोचने लग गए हो। मैंने कहा, तुम्हारी तो अल्फाज मेरे गले में घुट गए थे। उस जगह नाला शुमाल की जानिब मुड़ रहा था। मोड़ काट कर मेरी नजरें जूं ही सीधी हुई, मुझे सामने एक पत्थर के साथ 5 आदमी बैठे नजर आए। 3 के पास क्लैशनकोफ मौजूद थी, अलबत्ता 2 आदमी खाली थे। हमें देखकर उन्होंने किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। उनके करीब पहुंचने पर न चाहते हुए भी मुझे सलाम कहना पड़ा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने खुलूस भरे लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। करीब से उनके चेहरे देखते हुए मुझे एक खास किस्म की चमक नजर आई। वो दहशतगर्द नहीं लगते थे। मैंने दहशतगर्दों के चेहरों पर एक अजीब सी वहशत और वीरानी देखी थी। उसके बरक्स उनके चेहरों पर बला का सुकून और इत्मीनान था। वो बोले, बैठो भाईजान, कहवा पियो। उनके हाथ में उस वक्त कहवे की प्यालियां थीं। उन्होंने कहवे की दावत देते हुए देर नहीं लगाई। जज़ाकल्लाह कहकर मैंने सरदार को बैठने का इशारा किया। हमें कहवा पीने की दावत देने वाले ने ड्रैगनॉफ की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, बड़ी प्यारी राइफल रखी हुई है। मैं राइफल उसकी जानिब बढ़ाते हुए जवाब दिया, जी बस शौक था ड्रैगनॉफ राइफल का। कुछ रकम जमा हुई तो पूरा किए बिना रहा न गया। वो बोला, खाली शौक ही है या इसके इस्तेमाल से भी वाकिफ हो? वो खूबसूरत मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए मुस्तफसिर हुआ। मैंने कहा, शौक तो शौक होता है अमीर साहब। मैंने भी जवाबन भरपूर मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली, और मेरा ख्याल है जब बात शौक की आ जाए तो सब सवाल बेकार जाते हैं। वो बोला, बात तो सही है। टेलीस्कोप साइट के हिफाजती कवर उतार कर उसने कोहनियों को अपने घुटनों पर टिकाया और दूर पहाड़ी की चोटी पर शिस्त साधने लगा। एक जवान ने कहवे की भरी प्यालियां हमारी तरफ बढ़ाते हुए सवाल किया, आप गालिबन कबील खान के लश्कर से ताल्लुक रखते हैं? मैंने गोलमोल अंदाज में कहा, बस यही समझ लो। वो बोले, झूठ ना बोलो जवान। उधेड़ उम्र के एक आदमी ने, जिसे मैंने अमीर साहब कहा था, ड्रैगन ऑफ राइफल मेरी जानिब बढ़ाते हुए नासिहाना लहजे में कहा। मैंने कहा, आपको कैसे मालूम कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सवाल करने से बाज नहीं आया था। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, ये मेरा मुशाहिदा है। मैंने कहा, अगर हम कबील खान के लश्कर में शामिल होने के इरादे से जा रहे हों तो क्या फिर भी मेरे बोले गए अल्फाज झूठ होंगे? उसने मेरी बात का जवाब देना जरूरी न समझा। कहवा ठंडा हो रहा है। खामोश बैठे सरदार ने पूछा, क्या आप भी कबील खान के लश्कर से ताल्लुक रखते हैं? उसने नफी में सर हिला दिया, नहीं। उसके साथ बैठे हुए एक और जवान ने कहा, हम मुजाहिदीन के खिदमतगार हैं। मुजाहिदीन के बारे में मुझे मालूम हुआ था कि वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे। उसके बताने से पहले ही मैं उनके बारे में ये अंदाजा लगा चुका था, लेकिन उसके जवाब से तो तस्दीक भी हो गई थी। गुफ्तगू की इब्तिदा करने वाले ने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने असल नाम बताने में कोई कबाहत नहीं समझी थी। मैं ज़ीशान हैदर हूँ और ये सरदार खान है। उसने कहवा हमें देते हुए इशारा किया, मेरा नाम अब्दुल हक, ये अहमद और ये कासिम। और उसने खुद को मुजाहिदीन का खादिम कहने वाले की तरफ इशारा किया, ये सुभान और अब्दुल मालिक हैं। मैंने कहा, कहवे के लिए शुक्रिया अब्दुल हक भाई। मैंने गोया जाने की इजाजत चाही। वो बोला, वैसे मेरा मशवरा मानो तो कबील खान के लश्कर में शामिल होने की बजाय वापस चले जाओ तो बेहतर होगा। अब्दुल हक नसीहत करने से बाज नहीं आया था।
मैं खड़ा होने का इरादा मौखर करते हुए बोला, अब्दुल हक भाई, अगर हमसे कोई रस्ते में तारुफ पूछे तो क्या हम उन्हें ये कह सकते हैं कि हम मुजाहिदीन के खादिम हैं? वो गहरी निगाहों से मेरा जायजा लेते हुए कहने लगा, मैं झूठ बोलने की तायीद कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा, मेरा ख्याल है हालत जंग में दुश्मन को गलत फहमी में मुब्तला करना झूठ के जुमरे में नहीं आता। वो बोला, हमारे कमांडर का नाम हबीबुल्लाह यूसुफजई है, कार्रवाई का इलाका जलालाबाद है। झेली ग्रुपों में एक एहतशाम उल्लाह महसूद, अब्दुल्ला खान झंगवी और असदुल्लाह बाबर ग्रुप शामिल हैं। उसने अपना मुफस्सिल तारुफ करवा कर गोया हमें इजाजत दी थी कि हम उनका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा, अब्दुल हक भाई, क्या दहशतगर्दों से छीना हुआ असलहा जिहाद में इस्तेमाल हो सकता है? उसने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, बिलाशुबा इस्तेमाल हो सकता है। मैंने कहा, अगर आप ज़ेड़ाकेल और लगी नराय पहाड़ी के दामन तक जाने की जहमत कर सकें तो वहाँ 6 क्लैशनकोफें हमने छुपाई हैं। उसने 100-200 गज दूर एक पत्थर की जानिब इशारा किया। सामने नाले में पत्थर की बड़ी चट्टान के ऊपर पड़ा छोटा पत्थर नजर आ रहा है। साफ नजर आ रहा था कि किसी ने निशानेबाजी के लिए वो पत्थर वहाँ रखा है। वो बोला, ये पत्थर हम ही ने रखा है और अब कहवा पीने के बाद हम उसे निशाना बनाने वाले थे। मैंने हैरानी भरे लहजे में पूछा, ठीक है, लेकिन आप गुफ्तगू को इस रुख मोड़ क्यों लाए? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। उसने गहरी नजर से मेरा जायजा लेते हुए पूछा, क्या आप एक ही गोली से उस पत्थर को निशाना बना सकते हैं? झूठ न बोलना। सरदार ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, अब्दुल हक भाई, सच तो ये है कि अगर ये पत्थर मौजूदा फासले से 3 गुना फासले पर भी पड़ा होता तो ज़ीशान भाई उसे पहली गोली में निशाना बना लेगा। अब्दुल मालिक ने सरदार की बात की हकीकत जानने की कोशिश की। चलो एक गोली जाया कर ही दो। राइफल कॉक करके मैंने 200 रेंज लगाई और उस पत्थर का निशाना साधते हुए फौरन गोली चला दी। मैंने 2-3 सेकंड से ज्यादा शिस्त नहीं ली थी और ना मुझे 200 मीटर के फासले पर इतना वक्त खर्च करने की जरूरत थी। पत्थर की चट्टान पर रखा हुआ वो छोटा पत्थर जाने उड़कर कहाँ गायब हो गया था। अब्दुल हक ने फौरन पूछा, तो गोया परसों कबील खान के आदमियों से आपकी झड़प हुई थी? मैं मुस्कुराया, क्या इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? वो बोला, और आप खुद को SS कह रहे थे, है ना? मैंने कहा, क्या कह सकता हूँ? मैंने उसकी तायीद या तरदीद की कोशिश नहीं की थी। वैसे आपको कैसे मालूम? वो बोला, मुखाबरा हमारे पास भी मौजूद है। वो ICOM को मुखाबरा कहते हैं और इत्तेफाक से उस वक्त हम लगी नराय में मौजूद थे। फायरिंग की शदीद आवाज सुनकर मैंने एक करीबी टेकरी पर चढ़कर मुखाबरा ऑन किया। वहाँ पर सारी गुफ्तगू सुनी। मुझे रोशन खान से उसकी बुज़दिली की तवक्को नहीं थी। सरदार ने कहा, मौत को सामने पाकर बड़े बड़े हिम्मत हार जाते हैं। अहमद ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, वैसे तुमने उसे फंसा कैसे लिया था? जवाबन मैंने रोशन खान के फंसने की जगह के बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दी। वो बोला, चंद दिन पहले उनसे तुम्हारी ज़ेड़ाकेल पर भी एक झड़प हुई थी। उसके बारे में मुझे लगी नराय के एक दोस्त से मालूम हुआ है। सरदार ने जवाब दिया, हाँ, पर उन्होंने हमें रात के वक्त घेर लिया था। अब्दुल हक असल मौजू की तरफ पलटा, आप लोगों ने वो हथियार किस जगह पर छुपाए हैं? जवाबन सरदार ने उन दोनों जगहों के बारे में मुफस्सल तौर पर समझा दिया। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अब आप लोग ये कहने में हक बजानिब होंगे कि आप मुजाहिदीन के खिदमतगार हो। हम दोनों के साथ बाकी सब भी मुस्कुरा पड़े। मैंने साफ गोई से कहा, वैसे मैं इतनी ज्यादा बातों के इंकशाफ के बाद पशेमानी महसूस कर रहा हूँ। अब्दुल हक ने धीमी मुस्कुराहट से जवाब दिया, जवान, समझो तुम्हारी हमसे कोई बातचीत हुई ही नहीं। ये बातें यहीं दफन हो गई हैं। हम सिर्फ उतनी ही बात किसी दूसरे को करेंगे जितनी का हमें खुद से पता है। मैंने फौरन कहा, हमें आपकी जबान पर मुकम्मल एतबार है। उसने तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुसलमान की एक ही जबान होती है। मैंने कहा, वैसे अब्दुल हक भाई, अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? वो बोला, मेरे दोस्त, किसी बात का बुरा मानना एक गैर इरादी फेल है और ऐसा फेल जिस पर मेरा इख्तियार ना हो उसका वादा मैं कैसे कर सकता हूँ? अलबत्ता खफा ना होने का वादा कर सकता हूँ। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, बस मेरा भी यही मतलब था कि आप खफा ना होना। उसने इजाजत देते हुए कहा, पूछो। मैंने कहा, जब आप कबील खान को बुरा समझते हो तो उसके साथ मुआहिदा क्यों किया है? मुजाहिदीन को उसके खिलाफ भी तो जिहाद करना चाहिए। वो मुस्कुराया, अच्छा सवाल है। सरदार मुसिर हुआ तो जवाब भी देना। वो बोला, दोस्तों, सीधी बात यह है कि हमारी तादाद इतनी ज्यादा नहीं कि हम अमेरिका, उसके इत्तेहादियों और अफगान फौज के साथ साथ वजीरिस्तान के इन दहशतगर्द सरदारों से भी नबर्द आजमा हो सकें। उनके साथ लड़ाई करने की वजह से हमें सरहद उबूर करने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से उनके साथ मुआहिदा करना हमारी मजबूरी है। मैंने तलखी से कहा, तो क्या मजबूरी में दीन और वतन के दुश्मनों से मुआहिदा कर लेना जायज है? उसने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाकर वहाँ मौजूद यहूद कबाइल से मुआहिदा किया था ताकि मुसलमान यकसू होकर मुशरिकीन मक्का का मुकाबला कर सकें। गो उसमें भी कई हिकमतें थीं कि वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला था। बहरहाल आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब्दुल हक की दलील ऐसी नहीं थी कि उसका जवाब दिया जा सकता। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। अब्दुल हक ने मुझे खामोश पाकर कहा, अलाम खेल में आप कमांडर अब्दुल रशीद बेटनी के घर कयाम कर सकते हो। उन्हें सिर्फ मेरा हवाला देना काफी होगा। हम फिलहाल ज़ेड़ाकेल जा रहे हैं, कल ही लौटेंगे। उसकी बात पर हम दोनों के चेहरे खिल उठे थे। उसके बावजूद मैंने अंदेशा जाहिर किया, कहीं हमारी वजह से आप लोगों पर कोई आंच ना आ जाए।
عبدالحق خلوص سے بولا، ہمارا تعلق بھی پاکستان سے ہے بھائی، باقی اپنے طریقہ کار میں اختلاف صحیح، مقصد تو اپنا ایک ہی ہے نا۔ سردار نے صاف گوئی سے اعتراف کیا، ہمیں واقعی ایک ٹھکانے کی ضرورت تھی جہاں سر چھپا کر ہم قبیل خان کے خلاف کام کر سکتے۔ وہ بولا، ٹھکانوں کی فکر نہ کرو، البتہ اس کے خلاف ہم آپ کی جسمانی مدد نہیں کر سکیں گے، معاہدے کی روح سے ہم اس کے پابند ہیں، اس کے کسی آدمی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، اور آپ دونوں کا ہم سے تعلق فقط مہمان کا ہے۔ البتہ انہیں اس بارے میں معلوم ہو گیا کہ ان کے دشمنوں نے کس جگہ پناہ لے رکھی ہے تو پھر آپ کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ ہمارے ٹھکانے پر وہ بے شک حملہ نہیں کریں گے، لیکن باہر نکلنے پر تو وہ آپ کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ سردار نے کہا، ہمیں اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں چاہیے عبدالحق بھائی۔ قاسم نے مشورہ دیا، میرا خیال ہے اب رخصت لی جائے، اور تمام اپنا اپنا سامان سنبھالتے ہوئے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے الوداعی معانقہ کرنے لگے۔ سب سے آخر میں عبدالحق سے ملا، اس نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کا نشانہ پسند آیا۔ میں نے کہا، شکریہ عبدالحق بھائی۔ وہ بولے، اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور دعا دیتے ہوئے وہ رخصت ہو گئے۔ آپ لوگوں کو بھی فتح مبین نصیب ہو، جواباً کہہ کر ہم بھی اپنے رستے ہو لیے۔ ان سے تھوڑا دور آتے ہی سردار نے گفتگو کی ابتدا کی، ویسے یہ کوئی غائبانہ سی مدد نہیں مل گئی ہمیں۔ میں نے کہا، اللہ پاک ہر قدم پر اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے خان صاحب، چاہے وہ بندہ تمہاری طرح لفنگا ہی ہو جو کسی کافر لڑکی سے محبت کرتا ہو، یا میری طرح مظلوم جسے مسلمان لڑکی بھی میسر نہ ہو۔ سردار بولا، یار راجے، خدا کا خوف کرو، اب یہاں لیز ہونے کا ذکر نہ کرنا۔ سردار کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ میں نے کہا، یوں ہی تمہارے کرتوت دیکھ کر میں بول نہیں پایا۔ وہ ترکی بترکی بولا، اپنے کرتوت بھول گئے ہو جب ایک شادی شدہ لڑکی کے لیے انڈیا کی مارکیٹوں میں خریداری کرتے پھر رہے تھے۔ میں نے کہا، تب تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، فوراً بولا، اور تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے۔ میں نے کہا، مسلمان ہوئی تو نہیں نا؟ بولا، وہ بھی غیر شادی شدہ تو نہیں تھی نا؟ اسی طرح کی نوک جھوک میں ہم اس نالے سے نکل کر ایک آبادی میں داخل ہوئے۔ نالے کا پانی جنوب کی طرف سے آنے والے نالے کے پانی میں شامل ہو کر شمال کی جانب بہنے لگا تھا۔ نالے کے پار جانے کے لیے ہمیں لازماً جوتے اتارنے پڑتے، اگر درمیان میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر راستہ نہ بنا ہوتا۔ آبادی سے باہر ایک بوڑھے آدمی سے علام خیل کا راستہ معلوم کرنے پر اس نے 200-300 گز دور ایک سڑک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سڑک پر سیدھا چلتے جاؤ۔ اس کا شکریہ ادا کر کے ہم اس چھوٹی سی آبادی میں داخل ہوئے بغیر سڑک کی جانب بڑھ گئے۔ ہمیں سڑک پر روانہ ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک ڈبل کیبن دھول اڑاتی ہمارے قریب سے گزر گئی۔ اس کی باڈی میں بھی چند ہتھیار بردار موجود تھے، نہ جانے وہ مجاہدین تھے یا قبیل خان جسے کسی دہشت گرد کے لشکری۔ اسی وجہ سے ہم نے ان سے لفٹ نہیں مانگی تھی۔ اس کے بعد بھی 2 گاڑیاں ہمارے قریب سے گزر گئیں، مگر ہم گپ شپ کرتے پیدل ہی چلتے رہے۔ ڈی بلاک سے ہم مسلسل اترائی میں چلتے ہوئے آئے تھے، لیکن نالے کے اختتام پر ہم جو ہی اس شوال وادی میں داخل ہوئے تھے، ہمیں اونچائی چڑھنا پڑ گیا تھا۔ گو یہ چڑھائی کہیں ہموار زمین کی صورت اور کہیں چھوٹی موٹی ٹیکریوں کی بلندیوں کی صورت میں تھی۔ بیچ میں مغربی پہاڑوں سے آئے ہوئے نالے بھی کہیں کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ بالکل خشک تھے، کچھ میں پانی کی مقدار ہلکی تھی، اور 1-2 نالا ایسا بھی تھا جس میں پانی کی مقدار نسبتاً زیادہ تھی۔ ہم کہیں سپہر ڈھلے ہی علام خیل پہنچ پائے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔